हेलो फ्रेंड्स, सीए सिद्धार्थ है। आज का जो हमारा वीडियो है वो स्टॉक मार्केट में अच्छे शेयर्स के सिलेक्शन से रिलेटेड है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वहाँ पर आज की डेट में 7500 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं और हर महीने नए आईपीओज आते रहते हैं। तो ऐसे में कैसे हम कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करके अच्छे शेयर्स पिक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और कैसे शेयर से सही टाइम पर एग्जिट ले सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। देखो, एक कंपनी को एनालाइज करने से लेकर उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने तक का जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है सिक्योरिटी एनालिसिस। अब सिक्योरिटी एनालिसिस के दो पार्ट होते हैं, पहला फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा पार्ट टेक्निकल एनालिसिस। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस को डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ उसकी मैनेजमेंट या उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं होता। फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, जिसमें कि हम कंपनी की क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके रिटर्न्स, मार्केट के रिस्क फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे कई सारे फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से लेकर मैक्रो इकोनॉमिक्स तक इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो देखो, हमें अगर किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंडस्ट्रियल फैक्टर्स और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स को समझना पड़ेगा। जैसे कि कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है, हमें उस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, हमें अपने देश की इकोनॉमी को समझना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर कंपनी को भी कुछ पैरामीटर्स पर एनालाइज करना पड़ेगा। अब हम इन तीनों फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे देश की जीडीपी ग्रो हो रही है या नहीं, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को इंडिकेट करता है और साथ ही ये इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स को भी इफेक्ट कर सकता है। तो अगर हमारी जीडीपी का ग्रोथ स्लो है तो शेयर्स के रिटर्न्स भी कम होंगे। वैसे जीडीपी की इंफॉर्मेशन और उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट आईएमएफ रेगुलर इंटरवल्स पर पब्लिश करता रहता है, आप उसकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज होता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे कि कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज इन्फ्लेशन से डायरेक्टली इम्पैक्ट होती हैं। इस वजह से इन इंडस्ट्रीज में फ्यूचर इन्फ्लेशन ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए इनकी प्राइसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशनल स्ट्रेटजीज को एडजस्ट किया जाता है, ताकि प्रोडक्ट की डिमांड पर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट हो सकता है उसको इफेक्टिवली हैंडल किया जा सके। अगला इकोनॉमिक फैक्टर है मॉनसून सीजन। अब मॉनसून का स्टॉक मार्केट पर बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज इंडस्ट्री के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर पर मॉनसून का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जो कि एफएमसीजी, ऑटोमोबाइल और फर्टिलाइजर और रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज को इम्पैक्ट कर सकता है। इस वजह से इन्वेस्टर्स के लिए मॉनसून एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन अब आपको इन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में अपडेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? इसके लिए आपको जाना होगा इन वेबसाइट्स पर, वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट, आईएमएफ की साइट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट। बाकी आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल नोटिफिकेशंस पर भी नज़र रखनी होगी। मतलब इन शॉर्ट में आपसे कहूँ तो आपको अपने देश की इकोनॉमी को थोड़ा एक्टिवली स्टडी करना होगा। अब हम इंडस्ट्रियल फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहला फैक्टर हमें ये देखना होगा कि कंपनी जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है उसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल किस स्टेज पर है। देखो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हम किसी भी प्रोडक्ट को 4 स्टेजेस में कैटेगराइज करते हैं। पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इस स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में नया होता है। जनरली इस स्टेज में कंपनीज एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी पैसा स्पेंड करती हैं, क्योंकि कंज्यूमर के प्रोडक्ट के बारे में अवेयर करना होता है और इस स्टेज में कंपटीशन ना के बराबर होता है। अगला स्टेज होता है ग्रोथ स्टेज। इस स्टेज में प्रोडक्ट मार्केट में पॉपुलर हो जाता है और कंपनीज का रेवेन्यू बढ़ रहा होता है,
क्योंकि मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही होती है। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रिक कार्स। मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट ईवी सेक्टर को प्रमोट कर रही है। अगली स्टेज है मैच्योरिटी स्टेज। ये स्टेज सबसे प्रॉफिटेबल स्टेज होती है क्योंकि यहाँ पर कंपनीज को एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा नहीं करना होता और उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लेस होती है। लेकिन इस स्टेज में कंपटीशन बहुत होता है। उसकी वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ा पाती, सिर्फ वो अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर सकती हैं। इसका एग्जांपल है पार्ले जी के बिस्किट्स। आपने नोटिस किया होगा कि पार्ले जी आज भी 2 रुपए की पैकिंग में बिस्कुट सेल करता है और काफ़ी सालों से 2 रुपए पर ही है। वो पैकेट में बिस्किट्स कम करता रहता है, ना कि उसकी प्राइस बढ़ाता है। ये इसलिए क्योंकि कंपटीशन बहुत है। और लास्ट स्टेज है डिक्लाइनिंग स्टेज। इस स्टेज में मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जो पुराने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देता है और उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। इसका एग्जांपल है पेट्रोल। आपने नोटिस किया होगा कि दुबई में पिछले कुछ सालों में अपने यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट प्रोवाइड किया है क्योंकि ईवी कार्स की वजह से पेट्रोल कार्स की डिमांड कम हो रही है। तो अगर दुबई ने अपनी इकोनॉमी को बचाना है तो पेट्रोल के साथ साथ कोई और इनकम का सोर्स भी क्रिएट करना होगा उसे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके प्रोडक्ट के बारे में ज़रूर स्टडी करना है। अगला इंडस्ट्रियल फैक्टर है डिमांड सप्लाई गैप। अब अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई है और सप्लाई कम है तो उस प्रोडक्ट की प्राइस भी कम टाइम के साथ इंक्रीज होगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा रियल एस्टेट, क्योंकि लैंड की सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बहुत है। इंडिया में 150 करोड़ लोग रहते हैं और सबको रहने के लिए घर चाहिए, तो इसकी डिमांड तो कभी भी कम नहीं होगी, लेकिन इसकी सप्लाई तो लिमिटेड रहेगी। तो हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हो और सप्लाई लिमिटेड हो। अगला इंडस्ट्रियल फैक्टर है बैरियर्स टू एंट्री। इसका मीनिंग ये है कि कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें कोई ना कोई एंट्री बैरियर लगा हुआ है। कॉम्पिटिटर्स उस बिजनेस में एंट्री बहुत मुश्किल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टेलीकॉम बिजनेस। अब टेलीकॉम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो ये एक बैरियर की तरह काम करती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब से जियो मार्केट में आया है तब से कोई बड़ा टेलीकॉम प्लेयर बिजनेस में नहीं आया। तो ये ज़रूर चेक करें कि कंपनी जिस बिजनेस में है उसमें कोई एंट्री बैरियर या नहीं। अगला इंडस्ट्रियल फैक्टर है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है हमारे सारे काम आसान हो रहे हैं। अब तो एआई कितना कुछ कर देता है सिर्फ आपके बोलने पर। जो प्रोडक्ट्स हम आज से 10 साल पहले यूज़ किया करते थे आज हम वो यूज़ नहीं करते या फिर उनका अपडेटेड वर्जन यूज़ करते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस देनी होती है किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। फॉर एग्जांपल, जब एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स का ट्रेंड इंडिया में बढ़ रहा था तब नोकिया जैसी बड़ी कंपनी ने इस चेंज को इग्नोर कर दिया था, जिसकी वजह से नोकिया का इंडियन मार्केट में प्रोडक्ट शेयर डिक्लाइन हुआ था। अगला इंडस्ट्रियल फैक्टर है गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी काफ़ी इंडस्ट्रीज अफेक्ट होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट इस टाइम सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट कर रही है। ईजी सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है सोलर प्लांट लगवाने के लिए ताकि ये सेक्टर जल्दी ग्रो कर सके। तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी स्टडी करना है किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने से पहले। अब हम बात करेंगे कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स के बारे में, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के बारे में कौन कौन से फैक्टर्स को माइंड में रखना है। सबसे पहला फैक्टर है कंपनी की नेटवर्थ और उसकी बुक वैल्यू। आपको सबसे पहले कंपनी की नेटवर्थ और उसके शेयर्स की बुक वैल्यू को देखना है। कई बार कंपनी प्रॉफिटेबल तो होती है बट उसकी नेटवर्थ नेगेटिव होती है। अब कंपनी की नेटवर्थ को कैलकुलेट कैसे करना है, उसके लिए आपको उसकी बैलेंस शीट में से उसके इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और उसके फ्री रिजर्व्स का टोटल कर लेना है। अब इस टोटल में से उसके इंटेंजिबल एसेट्स और उसके कैरी फॉरवर्ड लॉसेस को माइनस कर देना है। आपको उसकी नेटवर्थ पता लग जाएगी। नेटवर्थ नेगेटिव इसलिए आती है क्योंकि कई बार कंपनी के पास लॉसेस ज़्यादा होते हैं या उसके इंटेंजिबल एसेट्स ज़्यादा होते हैं। अब कंपनी की नेटवर्थ को उसके नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारी बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स आ जाएगी। इससे आपको कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलेगी और उसका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का पता लगेगा।
दूसरा कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ फंड्स बाय द कंपनी। किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए एक अच्छे मिक्स ऑफ फंड्स को मेंटेन करना होता है। अगर कंपनी ने ज़्यादा पैसा लोन पर ले रखा है तो इससे उसे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। आपने ये देखा होगा कि कभी कभी जो नए आईपीओज आते हैं उसमें ये लिखा होता है कि कंपनी ये पैसा अपने लोन्स को रीपे करने के लिए ले रही है। एक अच्छा मिक्स ऑफ फंड्स इक्विटी और डेट की स्पेसिफाइड परसेंटेज को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। अगर आप एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो तो आप ये कभी नहीं चाहोगे कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके ऊपर ज़्यादा कर्जा हो। तीसरा कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। देखो, अगर कंपनी की मैनेजमेंट में फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं तो ये कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए एक क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर जियो की मैनेजमेंट किसी और कंपनी को एक्वायर करती है तो इन्वेस्टर्स का उस कंपनी पर भी उतना ही ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है जितना कि वो जियो पर करती है। सो क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला फैक्टर है लॉज एंड रेगुलेशंस। देखो, लिस्टेड कंपनीज को काफ़ी सारे लॉज एंड रेगुलेशंस से कंप्लाई करना होता है, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट और सेबी एक्ट, और ऐसे कई सारे एक्ट हैं। किसी भी तरह का लॉ ब्रीच करने पर कंपनीज पर हैवी पेनल्टीज लग सकती हैं। वैसे लिस्टेड कंपनीज पर सेबी पूरा कंट्रोल रखता है, और अगर कंपनी किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट करती है तो सेबी उस पर एक्शन भी लेता है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चेक करना है कि कंपनी ने पिछले सालों में कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं करा। तो ये थे हमारे कुछ मेजर फैक्टर्स जिनको आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ध्यान रखना है। अभी हमारा सिक्योरिटी एनालिसिस का सिर्फ एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। टेक्निकल एनालिसिस अभी भी पेंडिंग है, जो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। जो फैक्टर्स आज हमने देखे हैं, अगर आप उनको अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट करोगे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आपको एक एज मिलेगा बाकी इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।